तो ये कहां से आ रहे हैं, ये कोई इनसे पूछे। ये नहीं डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि 10,000 हिंदू आपने निकाले हैं, तो एक साधारण हिंदुस्तानी इसका मतलब क्या लगाए, क्योंकि वो तो बॉर्डर के उस पार रह रहे हैं। तो निकाले शब्द जो है उससे ऐसा लगता है कि या तो आपके कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं, या कैसे निकाले कैसे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये आपको एक जय 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 बताएगा। जी मैं बताता हूं। जी 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 प्लीज। नौ 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 राष्ट्रों को भारत सरकार ने प्री इंटीमेटेड कंट्री में उनको कैटेगराइज किया हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान है। 9 के 9 जो देश हैं ये इस्लामिक देश हैं। इन देशों से यदि किसी भी व्यक्ति को भारत आना है तो उसको किसी भारतीय नागरिक की स्पॉन्सरशिप या गारंटी चाहिए होती है। तो हमारे दोनों ऑफिस, जयपुर और जोधपुर ऑफिस, वो गारंटी के कागज तैयार कराते हैं, क्योंकि देखिए बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के कारण उनके रक्त संबंधी हमारे यहाँ रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी 47 में आ गए और कुछ परिवार नहीं आए, तो वो मेरे रक्त संबंधी हैं वहां पर। तो रक्त संबंधी और मित्रगण जो हैं वो अपने रिश्तेदार, मित्रों को, परिचितों को भारत से स्पॉन्सरशिप लेटर बना के पाकिस्तान भेजते हैं। उस स्पॉन्सरशिप लेटर के आधार पे उनके वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में। भारतीय दूतावास उस वीजा की एप्लीकेशन में गारंटर की वैलिडेशन के लिए आईबी को भेजता है। आईबी गारंटर के घर तक आकर के उसके बारे में दो बातें जांचती है। पहला, वो व्यक्ति एंटी नेशनल तो नहीं है, और दूसरा, वो व्यक्ति एंटी सोशल तो नहीं है। ये सब वेट होकर के पेपर्स वापस जाते हैं, तब वो वीजा एप्लीकेशन तय होती है। उसके बाद में वीजा इशू होता है। तो निमित्ते कम जब किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है, और वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ फोन करता है, तो निमित्ते कम का काम वहीं से शुरू हो जाता है, पेपर बनाने से लेकर के। और जब वो लोग जोधपुर में ट्रेन से आते हैं या फिर अटारी क्रॉस करके आते हैं, तो उनका लोकल सीआईडी में रजिस्ट्रेशन कराना, उनके पेपर सरेंडर कराना, उनकी असाइलम की एप्लीकेशन तैयार करा के लगवाना, उनके एफिडेविट्स लगवाना, और भारत सरकार को उनकी असाइलम के लिए एप्लीकेशन ड्यू कोर्स में प्रोसेस करा के भेजना, और उनको यहाँ पे रेजिडेंट वीजा दिलवाना। यहाँ तक लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। फिर नागरिकता एक अलग विषय है, उस पर आप जब कहेंगे तब मैं बताऊंगा। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया में बड़े सारे जेनोसाइड का हम लोग सुनते रहते हैं कि साहब ये ज्यूज के साथ हुआ, ये पारसीज के साथ हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि दुनिया में तमाम बड़े सारे जेनोसाइड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड होते हैं, लेकिन इस देश की सरकार, देश की जुडिशरी किसी कंट्री की इस जेनोसाइड का हिस्सा हो और उसको दुनिया इग्नोर कर दे, दुनिया उसकी तरफ से आंख मूंद ले, और या फिर दुनिया का एटीट्यूड जेनोसाइड्स का मजहब और जेनोसाइड का धर्म देख करके सेलेक्टिव है क्या? व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? दो चीजें, दैट हमारी खुद की लीडरशिप, कांग्रेस की कमीनगी, क्योंकि 47 में ये जो पार्टीशन हुआ था, ये बेचारे इन हिंदुओं सरदार से पूछकर हुआ था। इनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया था? अगर नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था तो उसका क्या फॉलो अप हुआ था? क्यों इन हिंदू सिखों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? कोई संवेदना नहीं हमारे हृदय में कि इनकी बच्चियां उठ रही हैं, इनकी गर्दनें कट रही हैं, इनकी प्रॉपर्टियां इन्हें छीनी जा रही हैं। और ये इसमें हमारा हिंदू लीडरशिप, तथाकथित जो हिंदू लीडरशिप है, हमारा संत समाज, हमारा साधु समाज, हमारे इंटेलिजेंशिया, सब कर क्या रहे हैं? 3 बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं, इसकी रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन बनाकर देता है। हमारी संवेदनाओं को हुआ क्या है? हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये तो एक तो हमारा फेलियर है, राइट। एक मैं आपको एक बड़ा खतरनाक इसका पहलू बताता हूं, जो काफी मेहनत करके रिसर्च कर, मैं पहले भी आपके साथ वो साझा कर चुका हूं। लिखिए, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, यानी एक ऐसी हिंसा, जब हम किसी, जैसे 9/11 की हिंसा हुई थी, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिरा दिया गया था, या 26/11 मुंबई की 24 घंटे टेलीविजन पे कवरेज हो रही थी, ये विशेषज्ञ आ रहे थे, वो विशेषज्ञ आ रहे थे, वो चीजें हमारे चित्त पर अंकित हो गई। लेकिन मनुष्य की चेतना सतत स्थानों पर रहती नहीं है, वो हमारा अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है। तो अगर एक समाज ये तय कर ले कि मुझे एक समाज को धीरे धीरे खत्म करना है, तो रैंडम, यानी उसका कोई पैटर्न आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन किसको कब कहां से उठाएगा। अनसीजिंग, ये कभी नहीं रुकी है,
और ये कभी नहीं रुकेगी जब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं हो जाता। लो लेवल जो सबसे खतरनाक पहलू है इसका, लघु श्रेणी की, यानी इतनी हिंसा करते रहो कि काफिर चैन से ना बैठे, इतनी भी मत करो कि काफिर इकट्ठा होके जवाब देने पर आ जाए। तो स्कैटर्ड, यानी ये ज्योग्राफिकली कभी मीठी में होती है, कभी लारकाना में होती है, कभी कराची से कोई बच्ची उठती है, कभी हैदराबाद से उठती है, कभी थरपार करके किसी छोटे से गांव से उठ जाती है। जब इस तरह की हिंसा होती है तो चूंकि उस वक्त फैंटास्टिक वायलेंस नहीं है, तो वो हमारी वो अखबार के छोटे से राइट साइड के कोने में वो जगह पर वो न्यूज आती है, एक बच्ची उठी। अब हम जैसे पागल, मेरे और जय जैसे और आप जैसे, तो हम तो लोग लगे रहेंगे इसके पीछे कि यार ये तो सतत चल रहा है काम। इसलिए इसका नाम अकस्मात, अनवरत, लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा। इसलिए जगत इसको एक इंटेलिजेंस लेवल चाहिए इस तरह की हिंसा को समझने के लिए, इस हिंसा को समझने के लिए, इस तरह के जेनोसाइड को समझने के लिए उतनी प्रज्ञा चाहिए, उतनी इंटेलिजेंस चाहिए। वो हमारी चित्त को भरमाने के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट में लगा दिया हमारे को। हमें पता ही नहीं है कि हम मर रहे हैं, एक समाज के रूप में हम मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त को भरमाने का पूरा इंतजाम हुआ है। जैसे आप खुद फरमाते हैं कि हिस्ट्री दे दी हमने वामपंथियों को, एजुकेशन हमने मिशनरियों को दे दी, एंटरटेनमेंट हमने जिहादियों को दे दिया, और राजनीति हमने डायनेस्टीज को दे दी। तो बोलेगा कौन? वो तो कोई महादेव की कृपा से इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आ गया तो अब आज और आप, मैं और जय, हम सब मिल गए, हम बातें कर रहे हैं। और एक महादेव की कृपा से नरेंद्र मोदी आ गया, जिसने कि 2014 में, पुष्पेंद्र जी ये मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं आपको, मैं 2014 से पहले भी मैं पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद करता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बात को किसी को कह सकूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली पाकिस्तानी सिटीजन के साथ डील कर रहा था। वो हिंदू मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कभी भी रसूखा में धर लिया जाता। लेकिन 2014 में जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उठाती है, तो मुझ जैसे हिंदू के लिए, जय जैसे बंदे के लिए काम करना कितना सरल हो गया। तभी हमने निमित्तकम का बीज हमें पड़ा कि अब जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू को उठा लिया है, इन भुलाए हुए हिंदुओं की, इन दुखी, प्रताड़ित, सताए हुए हिंदुओं की सुध ली है, तो हमें कुछ भारत में भी इसके लिए कुछ एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर की होना चाहिए। तो आपके प्रश्न को लौटते हुए, क्यों इस जनरेट को बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत गहरी चालबाजी के तहत किया जा रहा है, जिसको कि जेनोसाइड, अगर हम उसको नंबर्स वाइज देखें, अगर यूनो की डेफिनेशन में फिट करना चाहें तो फिट होता है, लेकिन चूंकि वो फैंटास्टिक नहीं है, क्योंकि वो कोई बमबारी नहीं हो रही है, बहुत कोई शोबज नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा है, और एक जो बहुत घातक इसके अंदर, जो खास तौर से, विशेष तौर से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लागू होती है बात, सब बच्चियां ही क्यों उठती हैं? इस्लाम से मुतासिर कोई पुरुष क्यों नहीं होता? हिंदू समाज की बच्ची को ले जाना कितना जघन्य अपराध की मानसिकता सोचिए। कहां से एक डेविलिश, इविल, वाइल एंड हिडियस माइंड ये सब सोच के आया है कि हिंदू समाज की न सिर्फ एक संख्या कम होगी, बल्कि एक कोख भी हमने उनसे छीन ली, ताकि इनके नंबर ही कम होते चले जाएं। और जिस तरह से आपको अगर पता होगा कि पाकिस्तान में एक समाज हुआ करता था, कुछ कहते हैं हिंदू, कुछ कहते हैं उनको कबायली, कुछ ट्राइबल्स, कलश समाज, उसके कुछ 500-700 लोग बचे हैं। और अगर इसको, जिहाद को ग्लोबल स्केल पे देखा जाए, यजीदियों के साथ क्या हुआ, कुर्दों के साथ अब क्या हो रहा है, तो ये टिड्डी दल है जो अपने आक्रमण पे निकला हुआ है। देखते हैं विश्व की आंख कब खुलती है। देखिए, इसमें एक और बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये भी जो आपने एक बड़ा अच्छी आपकी जो स्टडी है, और ये जो आपने इसको निचोड़ बनाया, मैं समझता हूं कि इन 4 शब्दों में आपने इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद को, जिसे कह सकते हैं कि बहुत सेकुलर तरीके से रख दिया है। इस रैंडम में, अनसीजिंग में और लो लेवल में कहीं कोई इस्लामिक वर्ड नहीं है, कहीं कोई कम्युनल वर्ड नहीं है, लेकिन इसके पीछे की पूरी मानसिकता रखी है। और जो बात आप पाकिस्तान के पस मंजर में कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये भारत के पस मंजर में भी यही चल रहा है कि कभी दिल्ली में आग लगा दो, कभी बंगलौर में आग लगा दो, कभी मालदा में लगा दो, कभी कश्मीर में लगा दो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं
कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि साहब बच्चियों को उठाया जा रहा है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, और कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप भी अक्सर आ जाती है